जय हिंद कर्नल जय सोडी सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। दरअसल सर, कई बार मेरी और आपकी अग्निवीर को लेकर बातचीत हुई। कई बार गोरखा अग्निवीर को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और एक मेरा कंसर्न था कि अगर गोरखा अग्निवीर बनकर या गोरखा भारतीय सेना के साथ नहीं होंगे तो कितना बड़ा नुकसान भारतीय सेना को होगा। तो तमाम एक्सपर्ट ने कहा कि गोरखा जैसा वीर बहुत मुश्किल है मिलना। लेकिन एक और मार्शल कौम जो जिसके युवा सेना से अब दूरी बना रहे हैं, वो सिख कौम है। दरअसल कर्नल अजय शर्मा सर का एक ट्वीट मिला, एक जानकारी हमको मिली है कि जिसमें उन्होंने कहा कि जो युवा पंजाबी हैं, सिख हैं, वो अब सेना से दूरी बना रहे हैं, उन्हें अग्निवीर स्कीम पसंद नहीं आ रही है। तो सर, इस खबर में कितनी रियलिटी है, कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई में एक और मार्शल कौम जो है वो धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे खींच रही है अग्निवीर की वजह से? सर राजेश जी, जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज देखी कि जो भारत में तब अलग अलग प्रांतों में सेनाएं थी, उन्होंने उनको अपनी सेना में इंक्लूड किया और उन्होंने उस जगह के बुनियाद पे या एक धर्म के बुनियाद पे या ऐसे लोगों के बुनियाद में जिनका उन्होंने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस युद्धों में अच्छी रही, तो उन्होंने उसके हिसाब से उन्होंने कई भारतीय रेजिमेंट्स बनाई जो आज भी भारतीय सेना में हैं, जैसे जाट रेजिमेंट हो गई, राजपूत रेजिमेंट हो गई, महार रेजिमेंट हो गई, गुरखा राइफल्स हो गई, सिख रेजिमेंट, सिख लाई रेजिमेंट। ऐसी ये अंग्रेजों ने ये किया और ये कई, मैं कहूंगा दशकों तक, 150 साल से ऊपर तक ये जो इनकी परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी रही। अब कुछ लोग हैं जिन्हें मार्शल रेस से, इस शब्द से उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्यों कहते हैं हर इंसान मौका मिले तो वो मार्शल है। तो मैं मार्शल या नॉन मार्शल रेस की बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि जो 150 साल से करीब जो अंग्रेजों के टाइम से चलता आया था, जो हमारी भारतीय सेना में भी अब तक है, कि जिन प्रांत से, स्पेसिफिक प्रांत से लोगों को इकट्ठे करके रेजिमेंट बनाई जाती थी, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। लेकिन जैसे आपने कहा, मैंने भी ये ट्वीट पढ़ी, मैंने काफी रिसर्च किया, मेरे को बहुत सारी ट्वीट्स मिली इस मुद्दे पे। हालांकि मेरे को ऐसा कोई आधिकारिक बयान किसी भी संगठन या सेना का नहीं मिला जहां पे इस बात पे कोई रोशनी डाली गई हो, लेकिन ट्वीट्स बहुत हैं। तो अगर हम ट्वीट्स पे भी अपनी बातचीत को बेस करें, तो क्योंकि जो कल अजय शर्मा है वो काफी सीनियर अफसर हैं, सिख रेजिमेंट के हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये चीज लिखी होगी। क्योंकि देखिए, अफसर रिटायर हो जाता है, लेकिन जो जेसीओज जवान जिन्होंने नौकरी की उस अफसर के साथ, वो टच में रहते हैं, क्योंकि यही भारतीय सेना की खूबसूरत है कि हमारी जो रेजिमेंटेशन है, चाहे इंजीनियर्स में हो, इन्फेंट्री में हो, आर्टिलरी में हो, आर्मर्ड कोर में हो, मैकेनिक में हो, ये रेजिमेंट हमारी जाती नहीं है। हम सालों बाद नहीं मिले तो वैसे मिलते हैं जैसे हम तब यूनिट में सेवा कर रहे थे इकट्ठे। तो उनकी डेफिनेटली उनकी जो ये ट्वीट है उस उन्होंने सोच समझ के लिखा होगा, और कुछ उनकी कई बातें पता चली होंगी तभी उन्होंने ऐसी ट्वीट लिखी। राजेश जी, हम कई बार मैं आपके शो पे आ चुका हूं, हमने अग्निपथ अग्निवीर के बारे में बात की है, मैंने अपनी किताब भी लिखी है, चाइना वॉर क्लाउड द ग्रेट चाइनीज चेकमेट, जिसमें मैंने अग्निपथ योजना के बारे में भी लिखा है, और मैंने कई आर्टिकल्स या लेख लिखे हैं जो कि कई पब्लिकेशन में प्रिंट हुए हैं। राजेश जी देखिए, ये जो अग्निपथ योजना है, जो मेरे नजरिए में जो दो इसके ड्रॉबैक हैं, पहला है कि 4 साल की सर्विस के बाद 75% को वापस सिविल लाइफ में भेज दिया जाएगा पेंशन के बगैर। बिल्कुल राजीव जी, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए, जो सैनिक सेना में आता है सेवा करने, चाहे वो सैनिक रिटायर हो, जेसू रिटायर हो, अफसर रिटायर हो, जी, उसको पता है कि जब जरूरत हो मैंने देश के लिए कुर्बानी देनी है, मेरे को अगर अपने अंग भी गंवाने पड़े तो मैं हिचकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली के लिए पेंशन है मेरे बाद, और ऐसी स्कीम्स हैं जिससे कि मेरी फैमिली एक इज्जत वाली नौकरी
इज्जत वाली जिंदगी जी पाएगी मेरे जाने के बाद। अब 75% अग्निवीरों से ये चीज हमने ले ली है। उनको पेंशन नहीं है, जो उनके अलाउंसेस हैं बैटल कैजुअलिटी जी के, वो भी नॉर्मल सोल्जर के बनस्पत कम है। हमने इस पे भी आप पे चैनल पे एक शो किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो पेंशन नहीं है 75% के पास, वो अपने में एक ड्रॉबैक है। दूसरा जो मैंने किताब में लिखा है, लेख में लिखा है, आपके शो में भी कई बार बात की है, ये अग्निपथ स्कीम से हमारी जो रेजिमेंटेशन है इस पे बहुत फर्क पड़ रहा है। क्योंकि क्या था कि जो ये रेजिमेंट्स थी, जैसे मैंने बताया, महा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स, ये सारी एक स्पेसिफिक जगह से, स्पेसिफिक प्रांत से वहां के सैनिक लिए जाते थे, वहां की लोग लिए जाते थे जो सैनिक में ट्रेन होते थे। अब हमने ये चीज पूरी खोल दी है, ओपन कर दिया है। बिल्कुल। अब वो जो कोहेजन था, वो जो कॉमरेडरी थी, वो मेरी नजरिए में तो जैसे जैसे वक्त जाएगा वो कम होगी। तो ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। और सच में ये मैंने ये ट्वीट्स पढ़ के मेरे जहन में भी काफी अशांति सी आई कि ये जो चीज हो रही है ये ठीक नहीं हो रही है। तो इस पे मेरे को उम्मीद है कि सरकार, सेना इस पे रीथिंक करेगी। जैसे कई बार मैं आपके शो पे बता चुका हूँ ऑलरेडी, अग्निपथ स्कीम के ऊपर रीथिंक चल रहा है। अब 23 मई को इसी साल तीनों सेवाओं ने, सेना, नौसेना, वायुसेना ने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को अपनी रिकमेंडेशन भेजी हैं। प्लस केंद्रीय सरकार ने 10 गवर्नमेंट्स की इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग भी एक गठित की है इस चीज को दोबारा देखने के लिए। तो मेरे को उम्मीद है कि ये चीजें में चेंज आएगा। लेकिन आज की तारीख में देखें तो वाकई में एक बहुत गंभीर समस्या जो हमारे सामने आस्ता आस्ता उजागर होती दिख रही है। राजेश जी, मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। रॉबर्ट एटकिंस का एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, उन्होंने कहा था, जो चीज टूटी नहीं है उसकी जी मरम्मत करनी क्यों। जब हमारी सेना ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है दुनिया भर में, जगह जगह पे हमारा मान सम्मान है, हमारी जो बुनियादी चीजें इतनी अच्छी चल रही हैं, तो इतना बड़ा फेर बदल क्यों? ये चीज हम सबको सोचनी होगी। जी सर, बस मेरे पास 2 पॉइंट हैं सर, जिनका जवाब मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि मैं भी तमाम चीज़ों को पढ़ रहा था, इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। तो कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई जो एक्स फौजी हैं मेरे साथ, बहुत मेरी यूनिट में पंजाबी थे, उनसे मेरी बातचीत होती है आज भी, हम टच में हैं। वो कह रहे हैं कि आज पंजाब का युवा पढ़ा-लिखा है, वेल एजुकेटेड है, उसके पास कई जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। वो आज एजुकेशन में लोग बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनके पास कई अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो क्यों 4 साल के लिए जाएँगे, फिर बाहर आएँगे? और बोला कि समाज के अंदर एक जो भी इस वक़्त यंग जो अग्निवीर बनना भी चाहते हैं, उनके एक डर है समाज के अंदर कि अगर आप 75% में आ जाओगे, तो दुनिया तो आपसे ही पूछेगी कि यार तू 25 में क्यों नहीं हुआ? तो बेटर है कि वो कह रहे हैं कि सैलरी कोई इतनी हाइक नहीं है कि बहुत ज़्यादा सैलरी अग्निवीर को मिल रही है, वही 20-25 हज़ार, 30 हज़ार सैलरी मिल रही है, उतना ही उनको सिविल में 9 घंटे की जॉब करके मिल जा रहा है। तो व्हाई फिर वो क्यों उस तरफ जाएँ? स राजेश जी, देखिए, उनकी सोच बिल्कुल सही है। हमने खुद सेवा में देखा है सर्विस के दौरान कि जब हमारा प्रमोशन बोर्ड मिस हो जाता है और हम सुपरसीड हो जाते हैं, कैसे रातों रात लोगों का रवैया हमारी तरफ बदल जाता है। बिल्कुल सर। वही लोग जो प्रमोशन बोर्ड के रिजल्ट से पहले आपके साथ एक अलग रिश्ता होता है, प्रमोशन बोर्ड के बाद चीजें बहुत बदल जाती हैं। और ये मैंने एग्री। खुद महसूस किया है एक अफसर होते हुए। तो जो ये सैनिक सोच रहे हैं या उनके परिवार सोच रहे हैं, गलत नहीं सोच रहे हैं। दूसरी चीज, 4 साल के लिए जाना, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि लंबी सर्विस के लिए वो रिटेन किए जाएंगे। जब वो वापस आएंगे, समाज तो उन्हें एक नजरिए से देखेगा कि ये फेलियर है। बिल्कुल, हालांकि ये बिल्कुल, फेलियर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। सिस्टम ऐसा है। हर अफसर जनरल नहीं बनता है, हर अफसर ब्रिगेडियर नहीं बनता है, लेकिन संगठन के अंदर भी लोगों को कन्विंस करना मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया कि जब आपका प्रमोशन बोर्ड मिस होता है तो लोगों का नजरिया, रवैया बदल जाता है। तो जब हम संगठन के अंदर ये चीजें फील करते हैं
तो जो समाज है, जिन्हें अधिकतर लोगों को फौज के बारे में नहीं पता है, वो तो दो ही चीजों में देखेगा, क्या ये सफल था या ये असफल था। ये वापस आ गया मतलब ये असफल था। जी तो जो समाज का जो सोच है, उसको आप कितने लोगों को आप बताते रहेंगे, कितने लोगों को मुंह पे बताएंगे, 2 को बताएंगे, 5 को बताएंगे, लेकिन आपके जितने यार दोस्त हैं आपके पीठ के पीछे तो बात करेंगे कि हाँ इसमें कोई कमी थी तभी ये 4 साल के आगे रखा नहीं गया, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो बहुत अच्छा सैनिक था, उसने हर बिल्कुल चीज अच्छी की, लेकिन पॉइंट सिस्टम में 0.001% से वो रह गया। लेकिन समाज के लिए तो वो या तो फेलियर है या वो सक्सेस है। तो ये तो धारणा सही है। दूसरी पॉइंट जो आपने बोली, देखिए इनको जो सैलरी मिल रही है 30,000 मिल रही है 4 साल के लिए, और उसके जो अलाउंसेस अलग हैं। जी अब एक सिविल का कैंडिडेट जब उसको पता है कि मेरी सैलरी 30,000 है महीने की, और मेरे को लमसम 11.28 लाख मिलेगा, और 4 साल के बाद मेरी अनसर्टेनिटी पूरी होगी, मेरे को ये नहीं पता होगा कि मेरे को नौकरी कहाँ मिल रही है दोबारा या मिल भी रही है, ऊपर से समाज का ये जो तनाव और ताना मेरे को सुनना पड़ेगा, जी वो बहुत सोचेगा कि मेरे को अगर अच्छी कहीं नौकरी मिल रही, मेरे को स्थिर नौकरी मिल रही, मेरे को पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में 60 साल तक मेरे को नौकरी मिल रही है, तो मैं वहां क्यों ना जाऊं। बिल्कुल सर है। हालांकि लोगों में जज्बा है देश प्रेम का, सेना में आने का, लेकिन देखिए प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी होता है लाइफ में। क्या वो लेकिन 4 साल के लिए। आजकल की जो जनरेशन है सर वो बहुत प्रैक्टिकल है। अब बिल्कुल जो हमारी यंगिस्तान है वो बहुत प्रैक्टिकल है सर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। राजेश जी, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। पिछले 10 साल में 12.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशी नागरिकता ली है। क्यों? बिल्कुल सर। और उसमें से अधिकतर लोग जो आंकड़े आए हैं, वो या अमीर हैं या पढ़े लिखे हैं। जी तो वो लोग क्यों विदेश में जा रहे हैं? क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम नागरिकता यहां छोड़ें? 12.5 लाख 10 साल में कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हमें ये चीजें सारी सोचनी होंगी। समाज में क्या चलता है, समाज में क्या सोच विचार होता है, हमें उसके बारे में भी देना होगा, सोचना होगा। देखिए राजीव, जब आपने और मैंने सेना ज्वाइन की, हमारी लंबी सर्विस अश्योर्ड थी, बिल्कुल सर। हमने जी जान के अपनी नौकरी की, अपना फर्ज निभाया। कई हम ऑपरेशन में गए, हमने कभी नहीं सोचा कि हम जा रहे हैं जिंदा आएंगे, यानी हमें पता था कि हम जा रहे हैं, हमें कुछ हो गया, पूरा सिस्टम है हमारी फैमिली को देखभाल करने के लिए। हमें पता था हम पूरी सर्विस करके निकलेंगे, बाद में हमें सिविल में नौकरी मिले ना मिले, हमारी पेंशन है, उससे हम गुजारा कर लेंगे। क्योंकि एक चीज हकीकत है राजेश जी, जो मैंने कई बार बोली आपके शो पे, 1947 से लेके आज तक जी सिर्फ 26 सेना के रिटायर्ड या वेटरन्स हुए हैं जो वॉलंटरी रिटायरमेंट या प्री मेच्योर रिटायरमेंट जैसे सेना में कहते हैं, उससे लेके वो सिविल लाइफ में सफल हुए हो। बिल्कुल सर। लाखों लोग रिटायर हुए 1947 से, लेकिन सिर्फ 26 सफल हुए हैं। क्योंकि सेना में नौकरी करना, सिविल में नौकरी करना जमीन आसमान का फर्क है। आप एग्री सेना सर। में जब नौकरी करते हैं, आपका जो पूरा ढांचा होता है, जिसे गाड़ी की चेसी कहते हैं, पूरी जी चेसी आपकी बदल जाती है। आपको सिविल में आके वक्त लगता है। आज राजेश जी मेरे को 11 साल हो चुके हैं रिटायर हुए हुए, अभी भी मेरे को चीजों में एडजस्ट करने में वक्त लगता है, क्योंकि मेरा भी जो बुनियादी ढांचा है, जो मेरी चेसी है, वो जी सेना की है। सेना तो की है। तो ये जो जी प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये हम अनुभव करके कह रहे हैं। बिल्कुल सर ये है। बस एक आखिरी सवाल है सर, जो थोड़ा-सा हो सकता है हटकर हो, लेकिन बड़ा चिंताजनक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जब मैंने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ रहा था, जब कर्नल सर की ये रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, अजय शर्मा सर की, उसके बाद मैंने खंगाला कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक चीज़ मेरे हाथ में लगी, एक जानकारी मेरे हाथ में लगी कि हिमाचल हो, पंजाब हो, अ, कुछ हिस्सा हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर अब आर्मी को क्रीम नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अब खून की जगह यहाँ पर एक ड्रग्स जो है वो यंग जो बच्चे हैं उनके दौड़ रही है।
तो कईयों की छाती नहीं फूल पा रही है, कई दौड़ में फेल कर जा रहे हैं, कईयों से जंप नहीं हो रहा है, इतनी बुरी हालत इन 3 स्टेट में हो रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दूध में से आप दूध छान रहे हैं, आप सर आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, आपका अभी आवाज आ रही है, लेकिन जो आपका प्रश्न था वो मैं सुन नहीं पाया, वो कैमरा होल्ड हो गया था। जी, मेरा सवाल सर एक अहम सवाल था कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का काफी हिस्सा, वहां से जो रिक्रूटमेंट रैली हो रही है, वहां पर आर्मी को क्रीम नहीं मिल रही है। वहां से दूध में से ही दूध निकालना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों की ना तो जो यंग है उनकी छाती उतनी नहीं फूल पा रही है, वो रनिंग करते करते हांफ जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, क्योंकि ड्रग की एक जो लत लग गई है। शायद ये आने वाले वक्त में इन 3 से 4 स्टेट में जो हमारे नौजवान हैं, उनके लिए मुश्किलें कर रहा है, और आर्मी के लिए भी सामने कई मुश्किलें आ रही हैं। ये भी एक कारण मुझे मिला सर। राजेश जी, अमेरिका में 23% अमेरिकी युवा उनकी सेना की सर्विस के लिए इनएलिजिबल है, क्योंकि वो फेंटानिल, चीन में बना हुआ एक ड्रग का पूरी तरह से शिकार हो रखा है। 23% अमेरिकी युवा। और वो जो फेंटानिल है उसको इंडिया में चिट्ठा कहते हैं। ये ड्रग इंडिया में चिट्ठा के नाम से मिलता है, क्योंकि सफेद जी, रंग होता है, पंजाबी शब्द है चिट्ठा, सफेद रंग। जी, 2007 में भारत में 2 करोड़ ड्रग एडिक्ट्स थे। 15 साल में ये 5 गुना बढ़ गए। 2022 में इनका आंकड़ा 10 करोड़ पहुंच गया, और ये पूरी देश में फैले हुए हैं। ये सिर्फ कुछ स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं है, पूरे पूरे राज्यों में फैले हुए हैं। जी, ये आपने सही मुद्दा उठाया। ये जो ड्रग का इनटेक हो रहा है, ये हमें अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहा है। दुश्मन जब युद्ध करेगा तब युद्ध करेगा, वो पहले से ही हमें अंदर से खोखला कर रहा है, ताकि जब युद्ध करने का समय है तो हमें पर वो युवा ना हो, कैपेबल बिल्कुल। युवा ना हो लड़ने के लिए। ये अमेरिका ऑलरेडी फेस कर रहा है। और इसलिए मैंने अपनी किताब में भी लिखा, मैं लेखों में भी लिखता हूं कि हम आए दिन सुनते हैं कि कोई ड्रग पेडलर पकड़ा गया, उसे 10 ग्राम 1 किलो ड्रग मिला, लेकिन कभी भी जो मुखिया होते हैं, जो ऑपरेशन चलाते हैं, वो नहीं पकड़े जाते। जी, जब तक हम एक कठोर तरीके से इस ड्रग मैनेज को नहीं काबू में लाएंगे, हमारा देश अंदर से आस्ता आस्ता खोखला होता रहेगा। जी, और ये बहुत चिंता का कंसर्न है, लेकिन ये जिस प्रकार से खबर आ रही है कि तमाम जो युवा हैं पंजाब के, वो अब सैनिक अग्निवीर बनने के लिए तैयार नहीं है, उसने चिंताएं और बढ़ा दी हैं देश की। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जयेश सोढ़ी सर, आप आए एक बार फिर से और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू।